क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार पहले रीड कर, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार इसको पॉज करके सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन। क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, मतलब कोई भी रिएक्शन 10% हो गई है तो उसमें जितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है 298 केल्विन, 298 केल्विन पे जितना टाइम लग रहा है 10% होने के लिए, उतना ही टाइम लग रहा है 308 केल्विन पे 20% होने के लिए। यानी ये टाइम दे रखा, दोनों का बराबर है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब ये अरेनियस इक्वेशन में जो आगे का टर्म है ए, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये वाला पार्ट हमें दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सिंबल ए होता है, यहाँ भी ए दिया है, इसको आप के मान सकते हैं, कोई भी टर्म मान सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू निकालनी है कब? रेट कांस्टेंट जब 31 के केल्विन टेम्परेचर। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट इज ए इनिशियल कंसनट्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे ए आ गए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंसनट्रेशन। तो सी ले लेते हैं, इनिशियल कंसनट्रेशन और फाइनल कंसनट्रेशन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इसके लिए लिखते हैं टी 10% ख़त्म हुआ तो इसके लिए इक्वेशन है के 298 केल्विन है, ये 308, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर तो के की वैल्यू अलग होगी। इसको ले लिया है K1, टाइम दोनों का बराबर है तो T इज इक्वल टू एल एन। 10% ख़त्म हुआ, परसेंट है तो शुरू में मान लेंगे 100, 10% कंप्लीट होने के बाद बचा हुआ है CT, रिमेनिंग 100 बचाएगा। दूसरे इक्वेशन के लिए ये फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, इसको सेकेंड, टाइम लगेगा सेम, एल एन 100 है, 25% हो गया तो बचा है 75। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में t बराबर है तो t डिवाइड कर देंगे, t से t कैंसिल, K1 और K2 में रिलेशन आएगा। यहाँ पे K1 K2 में रिलेशन आने के बाद हमें क्या करना है? हमें K निकालना है दूसरे टेम्परेचर पे। ये K1 जो है ये 298 पे है, K2 308 पे है, पर हमें K कौन सा निकालना है? 318, यानी अरेनियस इक्वेशन को यूज़ करना है। अरेनियस इक्वेशन यूज़ करने के लिए ये टर्म पता होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर गिवन है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी गिवन है। तो ये कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, समझना है, फिर एक दूसरे को रिलेट करना है। K1 और K2 में रिलेशन आया तो इस K1 K2 में पुट कर देंगे, टेम्परेचर पता है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से EA की वैल्यू आ जाएगी। K1 K2 हमने लिया है 298 केल्विन और 308 केल्विन पे, तो यहाँ से आया EA की वैल्यू। EA की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, EA की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, EA की वैल्यू को यहाँ पे, EA की वैल्यू पुट करने के बाद जो K चाहिए वो आ जाएगा। दोबारा सुनिए, दोनों टेम्परेचर नहीं सॉरी, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे टाइम का रिलेशन दिया है तो टाइम से हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों टेम्परेचर में K का रिलेशन। यूजिंग दिस रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे EA, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा तो फिर K निकालेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पुट करेंगे K आ जाएगा। यहाँ पे इसका डिटेल में सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप पॉज करके देख सकते हैं। फिर ये रहा इसका आंसर, K 318 पे है, 9 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, ये अगेन केमिकल काइनेटिक्स का है। एक अननोन इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है, रिवर्स का रेट एक्सप्रेशन बताना है कि F लिख दिया है, मतलब रेट फॉरवर्ड का गिवन है, हमें बैकवर्ड बताना है। तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे? तो F रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड, B रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड। तो इसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में पता होती है, कैपिटल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होता है रेट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर, जितने भी स्टेशोमेट्रिक है वो सारे पावर में चले जाएंगे। यहाँ पे N2 है, N टू द पावर 1, H2O टू द पावर 2, NO है पावर 2, H2 टू द पावर 2। ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद KF NO2 हमने उधर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि F के साथ ओनली एक NO2 है,
के एफ के साथ सिर्फ एक NO2 को वहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बचा है N2, H2O टू द पावर 2, H2 टू द पावर 2, के एफ के साथ चला गया है N2O, इसको वहाँ ले गए और बचे हुए को हमने लिख लिया। थोड़ा सा इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिर्फ NO टू द पावर 2 को यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया, KB N2 H2O और H2 टू द पावर 2 इक्वल का साइन है। वी नो दैट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड आ गया है तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में अभी आया था रिसेंटली, उसका सिमिलर पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन बनाया है। दोबारा से समझेंगे, पहले कैपिटल के लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के बाद जो फॉरवर्ड में है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, बचा कुचा होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा। इसको पॉज करके दोबारा सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन चैप्टर का है। 10 डिग्री टेम्परेचर गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का दे रखा है mm, यानी mmHg हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं सॉल्यूशन, कुछ नहीं दे रखा है, mm मान लिया। तो दूसरा भी mm में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम मान के सेम डेंसिटी है, कैंसिल हो जाएगा। तो 500 है, इसका 105 है। टेम्परेचर 100 पे है, सॉरी टेम्परेचर 10 डिग्री पे है, ये 15 पे है, डिफरेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज रेज बाय, रेज टू नहीं लिखा है, तो जितना भी टेम्परेचर है 10 डिग्री पे और बढ़ा देंगे तो अब हो जाएगा ये 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे 15 नहीं, 15 डिग्री बढ़ गया है। फिर प्रेशर गिवन है, हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम डाइल्यूटेड, यानी वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है वो बताना है, फिर फ्रैक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन में है लैंग्वेज पे। टेम्परेचर 10 है, टेम्परेचर 15 है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पहले क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, P इज इक्वल टू IC/RT। दूसरा π2 इज इक्वल टू IC/T2। अलग अलग टेम्परेचर है, T1 T2, कंसनट्रेशन भी चेंज है क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज कर दिया है। अब इसको डिवाइड करेंगे, सेम सॉल्यूशन है यूरिया, तो I की वैल्यू चेंज नहीं होगी, I तो कैंसिल। π1 π2 गिवन है, प्रेशर टेम्परेचर भी गिवन है 10 और 15, ध्यान रखेंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। R कैंसिल हो जाएगा, इसकी हेल्प से कंसनट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। तो हमने सिर्फ पानी को चेंज किया है, डाइल्यूटेड मतलब कोई भी सॉल्वेंट है उसको चेंज किया है, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। नॉर्मली वॉल्यूम में चेंज आएगा, मोल में नहीं आएगा। इन दोनों को रिलेशन में यहाँ से आ जाएगा C1/C2। C1 को लिख सकते हैं मोल बाय V1 और इसको मोल 1/V2, क्योंकि मोल जो स्टार्टिंग में था वही फाइनल रहेगा। तो जो C1/C2 का रेशो आएगा दैट इज इक्वल टू V2/V1। यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आया, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद फाइनल वॉल्यूम में रिलेशन आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 5V1, 5 टाइम्स 5 बार। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कितना और ऐड किया, डाइल्यूटेड टू कितना डाइल्यूट किया। तो पहले मान लो ऐसे 1 लीटर था, बाद में कितना हो गया 5 लीटर, तो हमने कितना और ऐड किया है 4 लीटर और ऐड किया। क्वेश्चन पे दोबारा जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में बताना है, टू बी डाइल्यूटेड कितना डाइल्यूट किया हमने, कितना और पानी डाला 4 लीटर, टू द फाइनल कितना हुआ है 5 लीटर। तो रेशो बताना था, यानी फ्रैक्शन या रेशो 4/5, तो आंसर हो जाएगा 4/5। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, इतना नहीं है। तो सबसे पहले समझना है टेम्परेचर में रेज्ड बाय, फिर जितना वॉल्यूम में चेंज किया है, चेंज तो हमने 5 लीटर किया है पर फ्रैक्शन बताना है कितना होगा, 5 का 4 टाइम्स 4। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोल रखा है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल इफेक्टिव होंगे अलोंग एनी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल यानी एक कोने से लेके दूसरा कोना, यहाँ से क्यूबिक में 3D में इमेजिन करना है। अभी नहीं पता है कि अलोंग द बॉडी डायगोनल जो कॉर्नर्स पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। 2
कॉर्नर्स पे हैं तो 2 इंटू 1/8 प्लस बॉडी डायगोनल पे होगा, अगर x है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, x लिख लेते हैं, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, इसकी वैल्यू है 0.25। तो जो कॉर्नर पे हैं, सॉरी जो बॉडी डायगोनल पे हैं उसका रिलेशन लिखा 2 इंटू 1/8 प्लस x, ये गिवन है। तो यहाँ से आया x इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि बॉडी डायगोनल में जो बीच में आएगा सेंटर पे कोई भी नहीं प्रेजेंट है, तो सिर्फ कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। अब फेस डायगोनल पे देखते हैं, फेस पे किसी भी एक फेस पे फोकस करें तो यहाँ पे एक कॉर्नर हुआ, एक कॉर्नर हुआ, एक फेस हुआ, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो 2 आएंगे अगर हम फेस पे भी लेंगे तो। और जो बीच में जो फेस है उसको पहले मान लिया है कि y एटम है, तो y की वैल्यू आई हाफ, तो इसका मतलब है कि किसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, जो एग्जैक्टली फेस पे है। तो फेस पे कितना प्रेजेंट है, 1, तो हर फेस पे एक एक होगा, तो यानी ये FCC है। FCC में इफेक्टिव एटम होते हैं 4, आंसर विल बी 4। क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इफेक्टिव वे में दे रखा है तो फिर पता करेंगे कि बॉडी सेंटर पे है या नहीं, फेस सेंटर पे है या नहीं। एक फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, एक फेस के अकॉर्डिंग निकाला है तो हाफ आया है, तो यहाँ लिखा था अलोंग एनी फेस, किसी भी फेस पे निकाल के देखा तो बन गया FCC। क्वेश्चन नंबर 18, विच विल गिव रेड ब्राउन गैस। रेड ब्राउन गैस कौन सी होती है, NO2। ये हीटिंग इफेक्ट का है, इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। NeNO3, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब के नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ये नाइट्राइट बनेगा, और O2 गैस, ब्राउन कलर की गैस नहीं निकलेगी। और इसकी फैमिली में जो लिथियम है इसका साइज छोटा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, इसकी प्रॉपर्टी रिलेटिवली डिफरेंट है हीटिंग के केस में। लिथियम ऑक्साइड और NO2 गैस प्लस O2, ये NO2 गैस रिलीज़ करेगा। NH4NO3, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी किया था। सबसे ज़्यादा पानी का मॉलिक्यूल निकालेंगे, 4 है हाइड्रोजन तो 2H2O प्लस N2O, इसमें N2O निकला, ब्राउन कलर की होती है NO2। इसको हीट करने पे 2 पानी रिमूव कर सकते हैं, 2H2O प्लस N2, बैलेंस करके कर लेंगे, बस काउंट करेंगे कितना पानी निकल सकता है मैक्सिमम। हीटिंग वाले में यही करेंगे, पानी रिमूव करके देखेंगे। इन सब में वाटर नहीं बन सकता, ओनली ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म वाटर, उसके लिए हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हीटिंग वाले पार्ट में जहाँ पे पानी नहीं निकलेगा उन सब का एक अलग से मेथड होता है जिसमें वाटर रिमूव कर सकते हैं, उसका अलग। तो सेपरेट पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे अगेन, ऐसे फ्लो में 3-4 बार लिखने से वो याद हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली है NO2। तो कौन कौन सी रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, Br2, NO2, जो सिलेबस में है JEE मेंस के, CrO2, Cl2, ये गैस हैं, तीनों की तीनों ब्राउन कलर की गैस हैं। इसके अलावा कोई और ब्राउन कलर का कंपाउंड या रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड PPT जो जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में लिख रखा है इन सब वाटर सैंपल, कोई भी पानी का सैंपल है, कंसनट्रेशन गिवन है 10⁻⁻10 MgSO4, डिग्री ऑफ हार्डनेस 100 ppm। अब n की वैल्यू बतानी है, जो ये ऊपर n है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस हमेशा किसके टर्म्स में निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, नहीं दे रखा है तो भी, अगर मेंशन किया है तो भी कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। तो फॉर्मूला लिखेंगे, ppm का फॉर्मूला क्या है, मोल किसका, मोल ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट दिया है MgSO4 है तो उसका मोल, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, पर ध्यान रखेंगे किस में लेते हैं हम लोग, इसमें ग्राम में, इंटू 10⁸, यह है ppm का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दे रखा है 100 ppm, मोल नहीं पता, n माना, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, तो जो पानी है, पानी का जितना ग्राम होता है उसको उतना ही हम लोग ml मान सकते हैं, तो W ml इंटू 10⁸, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी, ये वॉल्यूम, सॉरी ये तो वेट लिख दिया है,
वेट को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। जितना वेट है उसको हम लोग ml में लिख सकते हैं, ये ml है। अगर इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मोल अपन वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो ml को हमें क्या करना है, ml को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो क्या कर दें, 10⁻1000 ऐसे लिख लेते हैं, इंटू 10⁸, दोनों जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो टर्म है मोल बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ml में था और ये पूरा मिला के अब हो जाएगा लीटर में। ml को 1000 से डिवाइड कर दिया तो बन गया ये लीटर। अब क्या बच गया है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100। ये हो गया 100 मोल अपॉन वॉल्यूम, ये पूरा का ये टर्म, इस टर्म को लिख दिया है कंसंट्रेशन C इंटू 10⁸ और नीचे आया 1000। ये ml था, ml को हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो V ही टर्म है, तो इस वाले पार्ट को 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, ये बेसिक पढ़ा था। ये पूरा मिलाकर ये हो गया है लीटर। 10⁻3 जो बचा है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो 100 इंटू कंसंट्रेशन 10⁻, ये हो गया 8 में से 3 गया 5, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आई, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻−3। और क्वेश्चन में बोल रखा है कंसंट्रेशन इज 10⁻−n, n इज इक्वल टू 3, रिपोर्ट करना है n/2, वो हो जाएगा 1.5। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यूनिटरी मेथड और कन्वर्जन समझना है। उस पीपीएम का फॉर्मूला याद होना चाहिए और रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अलग अलग सॉल्यूशन है, यूरिया का, NaCl, Na2SO4, Na3PO4। अभी ये समझना है इन सब में नॉर्मेलिटी गिवन है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है। अब देखेंगे कि नॉर्मेलिटी का यहाँ पे कहीं यूज़ है, Na2SO4, Na3PO4, यहाँ पे कुछ डेटा दे ही नहीं रखा, तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, नॉर्मेलिटी हो या मोलैरिटी हो। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो डेल्टा H है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिटवीन एक्चुअल एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा H है, हम जिस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ये डेल्टा H के टर्म्स को हम मानते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर के साथ, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। जो यूरिया है, यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, इसके लिए होगी I की वैल्यू 1, NaCl टूट के 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो NaCl और यूरिया में से NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये बस समझ लेते हैं फॉर्मूलेज। पाई इज इक्वल टू ICRT, ऑस्मोटिक प्रेशर I पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द I, कितने वेंटो फैक्टर होंगे। TF एंड वेपर प्रेशर, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे चेंज नहीं है, ओनली फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेंटो फैक्टर। डेल्टा TF और डेल्टा TB चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं है, नॉर्मल, यहाँ पे चेंज वाले सारे प्रोपोर्शनल टू I है। विदाउट चेंज अगर लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ही प्रोपोर्शनल होगा, बाकी दो इन्वर्सली होंगे, उसके हिसाब से आंसर करना है। सॉल्ट को ऐड करने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कम होता जाता है। यहाँ पे लिखा वेंटो फैक्टर और फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली। तो जैसे ही हमने सॉल्ट को ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड ब्रिंग्स इन द मेल्टिंग पॉइंट अर्लियर, हाँ डिक्रीज हो जाएगा, ये सही होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। तो ये वाले टर्म को समझना है फिर जाके आंसर करना है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, 20 देख लिया है, 5 इंटीजर वाले नेक्स्ट क्लास में।